साल 2024 जाते जाते ठंड के मौसम में भी छत्तीसगढ़ की राजनीतिक फिजा को गरमा गया। बात उस शराब घोटाले की जिसकी जद में जो भी आया सीधे अंदर गया और अब तक बाहर नहीं आ सका। चाहे आईएएस हो या रसूखदार, जेल की चारदीवारी में सभी कैद हैं। इस बीच लगभग 2000 करोड़ रुपए के इस शराब घोटाले में जांच के तार जैसे ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा उर्फ दादी तक पहुंची, उसके बाद जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। ईडी के बुलावे पर भी लखमा या उनके सहयोगियों के बयान देने नहीं पहुंचने पर बीजेपी मौके की नज़ाकत को देखते हुए कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इधर कवासी लखमा अपने अनपढ़ होने को हथियार बनाकर सारे आरोप अधिकारियों के पाले में डाल रहे हैं, पर इससे क्या वे साफ पाक होकर बच सकते हैं या फिर? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में अब आखिर में जाकर ईडी ने पिछली भूपेश सरकार के आबकारी और उद्योग मंत्री रहे कवासी लखमा और उनके करीबी लोगों पर छापे मारे। कवासी लखमा यानी दादी, जो सुदूर आदिवासी इलाके यानी बस्तर से ताल्लुक़ रखते हैं, 5 बार से कोटा के विधायक चुने गए। जब 15 साल का वनवास काट कांग्रेस जब सत्ता में आई तो लखमा को मंत्रिमंडल में जगह मिली, वह भी मलाईदार माने जाने वाले आबकारी और उद्योग विभाग की। हालांकि उस समय भी उनके अनपढ़ होने के बावजूद इतने महत्वपूर्ण विभाग को देने के मंशा के पीछे कई तरह के सवाल उठते रहे, जिसका जवाब शायद अब लोगों को धीरे धीरे मिलने लगा है। खैर, 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला बताते हुए ईडी ने मामला अदालत में पेश कर दिया है और इस मामले में गिरफ्तार कई दिग्गजों को जमानत भी नहीं मिल रही है। इनमें कई आईएएस अफसर तो कई रसूखदार और चर्चित चेहरे शामिल हैं। कवासी लखमा ने अपने खुद के बेटे और सहयोगियों के ठिकानों पर पड़े छापों पर कहा कि वे बेकसूर हैं और उन्हें आबकारी विभाग को चलाने वाले अफसर यानी अरुण त्रिपाठी गुमराह करते रहे। जहां कहते थे वहां आंख मूंदकर वो दस्तखत कर देते थे। यहां पर हम बता दें कि यहां सिर्फ आबकारी विभाग की बात कर रहे हैं। उद्योग विभाग में भगवान न करे ऐसा कुछ हुआ हो या आने वाले समय में हमें वहां की भी कारगुजारियां देखने और सुनने को मिले, क्योंकि उद्योग विभाग यानी एक तरह का मलाईदार विभाग। यहाँ एक वाकया आपसे शेयर करना बेहद ज़रूरी है। जब लखमा मंत्री बने उसी दिन उनके बंगले में एक चमचमाती कार खड़ी मिली। लोग अनजान थे यह बेशकीमती कार आखिर है किसकी, जिसके बारे में बंगले के लोगों को भी मालूम नहीं था। आनन फानन में पता किया गया तो किसी उद्योगपति द्वारा प्रेम स्वरूप दिया गया उपहार निकला। बंगले के लोगों के कान खड़े हो गए और आनंद फानन में उस बेशकीमती कार को बंगले में साइड लगाकर पुराने चादर तिरपाल से जैसे तैसे ढककर एक तरह से छुपा दिया गया, ताकि किसी मीडिया वालों की नज़र न पड़ जाए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। खैर, मामला जैसे तैसे सेट हो गया, जैसा कि हमेशा सेट हो ही जाता है। अब बात करें लखमा की तो यह बात जग जाहिर है कि कवासी लखमा कभी बचपन में प्राइमरी स्कूल भी नहीं गए। उनके जन्म तारीख भी किसी को पक्का ठीक से नहीं पता। वे लिखना पढ़ना नहीं जानते, पर जैसे तैसे दस्तखत करना सीख लिया। साथ ही मीडिया वालों के सवालों के जवाब में नो कमेंट्स बोलने की कला ईजाद कर ही ली। अपने बिगड़े बोल या कहें बड़बोलेपन के चलते कवासी लखमा हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके यह बिगड़े बोल भले हमेशा उन्हें सुर्खियों में बनाए रखते थे, पर
पार्टी के वरिष्ठ लोग दीवालों के पीछे इसे लेकर अपना माथा पीटते नहीं थकते थे। किसी आदिवासी नेता की समझबूझ पर कभी कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी पढ़ने लिखने की क्षमता अगर बहुत सीमित है तो उसे सरकारी या संवैधानिक फाइलों की जिम्मेदारी देने वालों लोगों से सवाल तो बनते ही हैं, और ऐसे सवालों के जवाब अब कांग्रेस को देने होंगे। तुम्हारा पास संपत्ति कितना है? असल संपत्ति और नकदी कितना है? मैं बोला नकदी 25 साल 26 साल होगा, 2600 भी मेरे पास नहीं है। जो भी खाता में है, खाता मेरे को नंबर नहीं है। मारपीट का बात दिया है। मैं बाहर निकलने देते थे, मैं ही बाहर बैठा था, इतना प्रतिबंध नहीं था। झूठ बोल रहे थे कि आपको कमीशन मिलता था शराब घोटाले में, ऐसी बातें सामने आ ना, ये बात भी नहीं हुआ, कमीशन वाला बात भी नहीं हुआ। लेकिन वही पूछ रहे थे कि तुम्हारा पास असल संपत्ति क्या है? मेरा भी स्टेट बैंक में है, लेकिन खाता नंबर मेरे को मालूम नहीं। आप लोग सब लोग जानते, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बाद 2 दिन के बाद हमारा छोटा सा पेट्रोल पंप बेटी के नाम से गादीराज में खुल रहा है। वो ज़मीन थोड़ा सा लिए थे मैं मंत्री बनने के बाद, 1 एकड़ हमारा दादा परदादा से वही लिया वाला है, दिया वाला है। लेकिन बेटा मन का ज़मीन थोड़ा, किसी का थोड़ा ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया। लेकिन मंत्री बनने के बाद ज़मीन मेरा बड़ा बेटा भी आज तक लिया नहीं। ये जो शराब घोटाला हुआ है, तो मामला चल रहा है, उसको लेकर आपको कोई जानकारी थी कि इतना बड़ा घोटाला चल रहा है? कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किस में कराते थे वो नहीं पता। तो आपके ओएसडी के ऊपर भी कार्रवाई कल की गई? उनको भी उठाया ना, लिए गए जयंत देवांगन का नाम लिए। मैं भी कैसूपे के कह रहा है, तो उन्हीं लोग पढ़ते थे, उन्हीं लोग लिखते थे। ये बात हुआ है। एक घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमैन है मेरा, अरुण प्रसाद त्रिपाठी। तो मेरे को, मैं अनपढ़ का फ़ायदा उठाया, दुरुपयोग किया। तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अभी जहाँ भी पकड़ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, राम मोहन पास भी गए। सुशील ओझा तो आई नहीं, तुम लोग जानते हो सुशील ओझा कितना बड़ा आदमी है। मेरे को बार बार पूछ रहे थे सुशील ओझा के पास कितना पैसा है। मैं तो उसका घर कभी कभी जाता हूँ, छोटा सा घर में रहता है, ऐसे घूमते रहता है। सारा घोटाला जब हुआ तब लोगों को पता चला, सबको पता चला, तभी तो मेरे को पता चला। टीवी में, पेपर में, ईडी में। अनवर डेबर भी कभी आपसे मिले क्या? आज अनिल डेबर ने मना उसको देखा हूँ, ना उससे मिला हूँ, ना उससे फ़ोन नंबर से बात हुआ है। मैं उसको जानता भी नहीं। उसका जो बड़ा भाई जो महापौर है उसको जानता हूँ। ये कितना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूँगा? हाँ, 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ, तो कुछ भी बोलने से मैं कैसे जानूँगा? मेरे घर से पकड़ में आता है, बंगला से पकड़ में आता, घर से पकड़ में आता, तो जानते भाई भाई भी घोटाले में हूँ। तो 1 रुपया पकड़ में नहीं आया, कागज़ पकड़ में नहीं आया, तो क्या? अब लोग खुली जुबान में कहने लगे हैं कि आबकारी विभाग और उद्योग जैसा मालदार और खतरनाक समझा जाने वाला विभाग देना मतलब सीधे सरल आदिवासी नेता के कंधे पर बंदूक की तरह रखकर चलाया जा रहा है। सीन में तो लखमा थे, पर खेल पीछे से कोई और खेल रहा था। लोग अब यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा में लखमा के विभागों का जवाब हमेशा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास माने जाने वाले मोहम्मद अकबर ही क्यों दिया करते थे। आज अगर कवासी लखमा शराब के कारोबार में फंसे दिख रहे हैं तो उनके बचाव में कोई नहीं आ रहा है और ना तो दिख रहा है। लोग तो कहने भी लगे हैं कि एक सीधे साधे आदिवासी को ऐसी मुसीबत में डालने की जवाबदेही औरों को भी तय होनी चाहिए। अब यह बात जग जाहिर है हो चुका है कि त्रिपाठी और अनवर ढेबर जैसे लोग जहां चाहे वहां कवासी लखमा का अंगूठा लगवा लेते थे या हस्ताक्षर करवा लेते थे, और इसी से उन्होंने करोड़ों का बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया।
ईडी के इस दलील को भी अच्छे से कान खोलकर सुन और समझ लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री के करीबी और रायपुर मेयर के बड़े भाई अनवर देवर ही छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री की तरह काम करते थे। ये ईडी का कहना है। इस पेशे से जुड़े लोग भी अब दबी जुबान में कहने लगे हैं कि देवर ही शराब का पूरा कारोबार एक तरफा कंट्रोल करता था। और अब जब छापा पड़ रहा है तो एक अनपढ़ और आदिवासी मंत्री भी इसकी जद में आ चुका है। ईडी ने 2100 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला मामले में अदालत में कहा है कि कवासी लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए दिए जाते थे, पर लखमा इसे सिरे से खारिज करते हुए कह रहे हैं कि उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उनसे सिर्फ मोटे मोटे फाइलों पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता था। पर गौर करने वाली बात यह है कि यह बात वो मीडिया और माइक के सामने कह रहे हैं, ना कि ईडी दफ्तर में। ईडी दफ्तर में बुलावे के बाद भी वे नहीं पहुंचे और अपने इलाके यानी सुकमा में डेरा डाल के बैठ गए, जिसके चलते भाजपा के लिए एक मौका कांग्रेस को घेरने का और मिल गया। कवासी लखमा बेहद गरीबी से उठकर आए एक आदिवासी नेता के रूप में स्थापित हुए। नक्सल प्रभावित इलाके में उनकी पैठ का कोई सानी नहीं है। यह उस इलाके के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और बता भी सकते हैं। शायद यही कारण है कि झीरम कांड के बाद तमाम तरह के सवाल, जवाब, शंका, आशंका जन्म लेने लगे थे। बावजूद इसके कवासी लखमा सफ़ेद कुर्ता पहन राजनीति के दांव पेच में माहिर हो गए थे। उन्हें अनपढ़ कहे जाने पर तमाम तरह के सवाल उठते थे, पर अब उन सभी सवालों पर कवासी लखमा ने खुद को अनपढ़ कहकर खुद पर सवाल खड़ा करते हुए पूरी तरीके से विराम लगा दिया। लोगों के बीच अब यह चर्चा होने लगी है कि सार्वजनिक रूप से इस पर बहस होनी चाहिए कि कम पढ़े लिखे, कम जानकार या कवासी लखमा की तरह के लगभग अनपढ़ लोगों के कंधे पर जुर्म की बंदूक रखकर चलाना कहाँ तक जायज़ है। यह बात इसलिए भी अधिक चर्चा के लायक है कि आने वाले किसी भी सरकार में हो सकता है या फिर किसी अनपढ़ नेता को इसी तरह ठेके पर रखा जाए और जेल जाने के वक्त मामले से कन्नी काट उसे जेल जाता चुपचाप देखा जाए। फिलहाल कवासी लखमा बुरे फंस चुके हैं। इनसे उबर पाने का रास्ता फिलहाल उन्हें नहीं सूझ रहा, इसलिए दबे पांव सुकमा का रास्ता पकड़ लिए। लोग अब खुलेआम कहने लगे हैं कि करोड़ों के इस खेल में कवासी लखमा को एक प्यादे के जैसा ही इस्तेमाल किया गया और अब उस प्यादे को बचाने न हाथी आ रहा है, न वजीर और न ही राजा। फिलहाल ईडी अब इस मामले को लेकर चार्जशीट दायर कर सकती है, जिसके चलते हो सकता है कि पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा भी सलाखों के पीछे दिखे। आज बस इतना ही। नमस्कार, राम राम, जोहार।